अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अपने तर्ज के एक यूनिक टॉपिक पे हम बात करेंगे। कानून शहादत ऑर्डर 1984 में अब अगर आप इसको एविडेंस एक्ट कहते हैं, जो बाकी पूरी दुनिया में राइज है, तो उसमें भी ये प्रोविजंस मौजूद हैं। इसमें कुछ कानून शहादत ऑर्डर हमने नाम रख दिया। कानून बेसिकली सेम था, कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस उसमें कर दी किसी किसी जगह पे, बाकी लॉ इस पे जो है वो सेम है। तो आज हम बात करेंगे उस शख्स के बयान की जो वो मरने से पहले देता है। हालत नज़ा की हालत में अगर कोई शख्स अपना बयान देता है और वो बयान में बताता है कि उसकी मौत का कौन ज़िम्मेदार है, तो उस बयान की कितनी अहमियत है। मिसाल के तौर पे एक शख्स को किसी ने एक कत्ल किया और वो मरने से पहले अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाता है कि मुझे फ़लाँ शख्स ने मारा है, तो उसके इस बयान की क्या अहमियत होगी कानून की नज़र में। आपके सामने कुछ तहरीरी शक्ल में भी मवाद है, मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे ज़रूरी हुआ उसको पढ़ दूँगा। तो अदरवाइज़ फिर हम इस पे यूं ही फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले इसमें ऊपर थोड़ी सी डिफ़ाइन किया गया है डाइंग डिक्लेरेशन को। वो वही डेफिनेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो भी शख्स अपनी मौत के मुतल्लिक कोई बयान देता है, किसी शख्स को मूरद इल्ज़ाम ठहराता है अपनी मौत का, और फिर उसके बाद वो ख़ुद मर जाता है, डेफ़िनेटली कानून तो ये कहता है कि किसी भी शख्स की जो गवाही है वो उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब वो अदालत में आके बयान ना दे और उस पर दूसरी पार्टी जिरह ना कर ले। तो इस सूरत में ऐसा सीन नहीं होता। अब मरने वाला तो बयान दे के मर गया और वो कोर्ट में आके बयान भी नहीं दे रहा और उस पर जिरह करने का भी कोई सीन नहीं है, तो फिर इसके बयान की क्या अहमियत होगी। पहली बात इसमें ये है कि जो बयान हो वो सिर्फ काज ऑफ डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब बाकी वो जो भी बात करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसका जो रेलेवेंट पोर्शन होगा, अगर उसमें उसने बताया है कि उसकी मौत की वजह कौन सा शख्स है, तो फिर उसका बयान रेलेवेंट हो जाएगा। और ये कहाँ पे रेलेवेंट होगा? जहाँ पे भी उसकी मौत का सवाल खड़ा होगा। अब चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, जहाँ भी ये क्वेश्चन रेज होगा कि उसकी मौत की वजह क्या थी, तो फिर उसका बयान रेलेवेंट है, वो पूरी तरह एडमिसिबल है और उस पे कन्विक्शन भी मुमकिन है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने बड़े ज़रूरी हैं। ऐसे ही नहीं है कि उसको उठा के कबूल कर लिया जाएगा। हम इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें उसकी बयान में होनी चाहिए या बयान कैसा होना चाहिए, तो वो कानून की नज़र में काबिल कबूल होगा, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिसने बयान दिया है वो अब इस दुनिया में ना हो। अगर वो ज़िंदा है तो फिर डेफिनेटली डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, ये मरते हुए बंदे का बयान नहीं होगा। वो तो फिर आ सकता है और सारा सीन हो सकता है। तो बंदा पहली शर्त ये है कि जिसने बयान दिया है वो अब इस दुनिया में ना हो, उसकी डेथ हो चुकी हो। अब फिर दूसरी सूरत में उसके जो स्टेटमेंट थी वो एक्चुअल वर्ड्स में होनी चाहिए। लिखने वाले ने या सुनने वाले ने जो बयान किया है उसमें किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में जिसमें उसने बयान दिया है उसी में होनी चाहिए। तीसरी सूरत हम देख लेते हैं कि वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कोई इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए, और कोई भी आउटसाइड क्वार्टर से कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। चौथी सूरत इसमें ये है कि ये रेलेवेंट सिर्फ उस वक्त होगा जब मरने वाले की काज ऑफ डेथ, उसकी मौत की वजह का सवाल जहाँ पे खड़ा होगा, तो उसका बयान रेलेवेंट होगा। अदरवाइज़ अगर वो किसी और चीज़ के बारे में बयान दे रहा है तो फिर उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, फिर उसकी कोई नहीं है। अगर वो अपनी मौत के बारे में उसकी वजह बता रहा है अपने बयान में, तो फिर उसकी रेलेवेंसी होगी। अब सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, कोर्ट को ये चाहिए कि जब भी काज ऑफ डेथ के बारे में डाइंग डिक्लेरेशन को कंसिडर करे, तो फिर बाकी जितने मटेरियल कोर्ट के सामने है एविडेंस की शक्ल में,
उसके साथ उसके बयान को करैबोरेट होना चाहिए। अब इसमें करैबोरेशन क्या है, उसके साथ कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए बाकी शहादत से। मिसाल के तौर पे मरने वाले ने बयान दे दिया कि जी मुझे फ़लाँ शख्स ने चाकू का वार करके तो मुझे कत्ल किया है, उसने मुझे चाकू मारा है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पता लगता है कि जी चाकू नहीं था, वो तो कोई और चीज़ है। मिसाल के तौर पे कोई लोहे का राड है जो उसके पेट में घुसा दिया गया, या इवन उसकी डेथ फायर से हो गई, या कोई भी ऐसा सीन है, तो फिर कोर्ट वो क्योंकि बाकी कोरैबोरेटिव एविडेंस से मैच नहीं होगा, तो फिर उसकी सेंटिटी इन क्वेश्चन हो जाएगी, फिर उसकी रेलेवेंसी मशकूक हो जाएगी, फिर उस पर रिलाय नहीं किया जाएगा। सातवीं सूरत ये है कि उसका जो बयान होगा उसको मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप उसके बयान का एक हिस्सा तो उस पर रिलाय कर दें और बाकी हिस्सा मतरूक कर दें, उस छोड़ दें। अगर आप उसकी स्टेटमेंट पे रिलाय करेंगे, इन्हिसार करेंगे, तो फिर मुकम्मल करेंगे इन टोटो, उसमें फिर ये तमीज़ नहीं होगी कि आप जो 4 लाइनें आपके मतलब की हैं उसको तो ले रहे हैं लेकिन बाकी पोर्शन आप छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें कि अगर तो जो शख्स बयान दे रहा है उसमें वो जितना कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, या वो देने वाला जो एक्सपेक्टेशंस अपनी बयान कर रहा है अगर अपने बयान में, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि उन एक्सपेक्टेशंस पे भी कोर्ट उनको माने। मतलब मरने से पहले एक शख्स ने बयान दे दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी मुझे लगता है, या मुझे लग ये रहा है कि मुझे फ़लाँ बंदे ने मारा है, तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसकी वो काबिल कबूल नहीं होंगी, वो क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो बयान रिकॉर्ड करने का मोड है वो कानून क्या बताता है। तो दोस्तों इसमें किसी किस्म का मोड कानून नहीं बताता कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कैसे होगी। वो अब डाइंग डिक्लेरेशन किसी फॉर्म में हो सकती है, वो तहरीरी तौर पे हो सकती है, वो ज़बानी हो सकती है, और इवन वो इशारों से भी हो सकती है। मरता हुआ अगर बंदा बोल नहीं पा रहा और वो इशारा कर गया है, उससे किसी ने पूछा है कि तुम्हें किसने मारा है, और वो साथ खड़े हुए किसी शख्स पे इशारा कर गया है, तो वो भी रेलेवेंट है। ये नहीं है कि जी अब वो तहरीरी नहीं है या ओरल नहीं है तो फिर रेलेवेंसी नहीं रहेगी। वो हर फॉर्म में रेलेवेंट है, क्योंकि कानून ने तो बताया ही नहीं है ना कि बयान कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए। और फिर वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें ज़रूरी नहीं है वो तहरीर करके जाए या वो बोल भी पाए। तो मेन जो उस पे फोकस है वो वही ऊपर 7-8 पॉइंट्स हैं जो मैं बता चुका हूँ, वो अगर मौजूद हैं तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन हर सूरत में काबिल कबूल होगा। अब देख लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किस शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो उस शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है जिसे उस बयान में मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया है। एक शख्स अपने डाइंग डिक्लेरेशन में किसी शख्स को ज़िम्मेदार ठहरा देता है तो वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, या जिसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन लॉज हो गई है, एफआईआर लॉज हो गई है, तो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी के अगर कोई माली या जायदाद से रिलेटेड कोई भी मफादात वाबस्ता हैं किसी केस में, और उसमें इशू रेज़ हो जाता है मरने वाले की काज ऑफ डेथ का, तो वहाँ भी ये उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ ये एडमिसिबल है। अब डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल कब नहीं होगा, कब उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा, या कब वो नाकाबिल कबूल होगा, तो जब वो इनकम्प्लीट होगा तो उसे उस पर रिलाय नहीं किया जाएगा। फिर अगर वो सच ना हो और जेन्युइन ना हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हो गई है, तो फिर नहीं होगा। या जब उसने उस बयान में कोई आउटसाइड क्वार्टर्स का ज़िक्र हो, और आउटसाइड क्वार्टर्स अगर साथ खड़े हुए कोई लोग उसको वो कर रहा हो, तो फिर उसमें बैरूनी कोई भी किसी किस्म की अगर इन्फ्लुएंस है तो वो फिर काबिल कबूल नहीं होगा।
और फिर अगर वो बयान देने वाले के एक्चुअल वर्ड्स में मौजूद नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है। फिर अगर वो डिस्क्लोज़ नहीं करता उसका बयान उसकी काज ऑफ डेथ को या उन हालात को जिसमें वो डेथ हुई है, तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा। और जहाँ पे ये साबित हो जाए कि इसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर ये काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ पे ये साबित हो जाए कि मरने वाला जो है वो फिज़िकल या मेंटल इनकैपेसिटी का था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, मेंटली या फिज़िकली वो इनकैपेबल था, तो फिर उस पे वो नहीं होगा। और आठवीं सूरत आ गई कि जब वो आर्टिकल 3 पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि गवाह कौन बन सकता है, अगर उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता तो फिर भी वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि कोलैबोरेशन इसकी अगर होनी है किसी दूसरी शहादत के साथ तो वो किस हद तक हो सकती है। अगर तो क्राइटेरिया जो दिया हुआ है आर्टिकल 46 सब आर्टिकल इसका सब क्लास 1 है कानून शहादत ऑर्डर का, वो फुलफ़िल करता है तो फिर उसे कोलैबोरेशन की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसमें किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं है तो फिर प्रूडेंस ये कहती है कि लीव 99 गिल्टी पर्सनस एट द कॉस्ट ऑफ वन इनोसेंट पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक भी बेगुनाह शख्स को सज़ा देने से बेहतर है कि 99 गिल्टी जो लोग हैं जो गिल्टी हैं उनको छोड़ दिया जाए। ये एक बहुत नामवर किस्म का फ्रेज़ है जो लॉ में हम लोग यूज़ करते हैं। ये कहावत है बेसिकली कि 99 गुनहगारों को छोड़ दो लेकिन किसी भी एक गुनहगार शख्स को बेगुनाह शख्स को सज़ा मत दो। तो ये रूल भी अप्लाई करेगा और इसको भी देखा जाएगा। इसीलिए इस बेस पे फिर उसकी कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी दूसरी शहादत के साथ, ज़रा हालात व वाक़यात को पक्का करने के लिए कि ये ना हो कि उसके बयान पे किसी बेगुनाह शख्स को सज़ा मिल जाए। अब ये एक जजमेंट है 1978 की PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 507, ये डीबी की जजमेंट है। इसमें ये डीबी ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर सच्ची है और जेन्युइन अल्फाज में है तो वो कन्विक्शन के लिए अकेली सफिशेंट है, किसी किस्म का फिर और कुछ भी जो है वो चाहिए नहीं होता। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तानी लॉ और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन का फ़र्क क्या है। तो इंग्लिश लॉ में भी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है, लेकिन वो एडमिसिबल है सिर्फ क्रिमिनल होमिसाइड में, जहाँ पे किसी शख्स का मौत का वो काज इन क्वेश्चन होगी। क्रिमिनल केस में तो वहाँ पे वो एडमिसिबल होगी, जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉ में ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स में ही रेलेवेंट है, जहाँ पे भी काज ऑफ डेथ इन क्वेश्चन आएगी। इसमें ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल अगर इशू है तो फिर उसका वो होगा। नेक्स्ट जो इंग्लिश लॉ है वो सिर्फ उस वक्त उसको मानता है जहाँ पे जो है वो काज ऑफ डेथ उसकी इन क्वेश्चन आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं थोड़ा सा इसको यूँ इसकी वजाहत कर देता हूँ कि एक शख्स की काज ऑफ डेथ जो है वो इन क्वेश्चन है उसके मर्डर ट्रायल में, तो फिर उसका जो स्टेटमेंट होगी वो रेलेवेंट होगी। या कोई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जहाँ पे भी उसकी मौत की वजह का तयन करना होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, तो वहाँ पे उसका बयान जो है वो काबिल कबूल होगा और उसको एडमिसिबल वो समझा जाएगा और उस पे वो कन्विक्शन हो सकती है। वेयर एज अंडर पाकिस्तानी लॉ it is not necessary for the admissibility of dying declaration that the deceased in all case at the time of making dying declaration should have been the expectations of death। अब क्रिमिनल लॉ में ज़रूरी है
कि जब उसने बयान दिया हो तो वो उस पे जो है वो मौत की कैफियत तारी हो चुकी हो, मिसाल के तौर पे इंजरीज कंसीव हो गई हैं उसको और उसके बाद उसने बयान दिया है। लेकिन पाकिस्तानी लॉ में ऐसा कोई सीन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब उसने बयान दिया है तो उस वक्त उसको मौत का ख़तरा लाक हो सकता है उसको माइनर चोट लगी हो, उसने बयान दे दिया है लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से या हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई तो डेथ उसकी बाद हुई है। जब उसको ज़ख़म आया है तो उस वक्त उसके डेथ का कोई सीन नहीं था और डेथ बाद में हुई है, तो ये फिर भी एडमिसिबल होगा। अब इसके ग्राउंड्स देख लेते हैं कि एडमिसिबल ये क्यों समझा जाता है। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो तो नेसेसिटी है। जहाँ पे कोई और ऐसी एविडेंस नहीं है जिससे पता लग सके कि मौत की वजह क्या है, तो वहाँ पे फिर नेसेसिटी की बुनियाद पे इसको एडमिसिबल समझा जाता है। और दूसरा इसमें जो पॉइंट है, इसको एडमिसिबल क्यों समझा गया है, तो समझा ये जाता है, ये प्रूडेंस ये कहती है कि जब भी कोई शख्स मरने वाला होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसने अपने खुदा से जाके मिलना है। तो साइंस भी ये प्रूव करती है कि मरता हुआ शख्स जो मरने वाला होता है वो झूठ नहीं बोलता और वो हमेशा सच ही बोलता है। ये दो थे दोस्तों। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये टॉपिक इन डेप्थ मैंने कवर कर दिया है। वो तमाम दोस्त जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं या वो प्रोफेशनल्स भी हैं, काफ़ी सारा मटेरियल था मेरे पास इस पे, तो मैंने कहा ये इस पे चलें 2 4 5 मिनट की वीडियो अगर लंबी भी हो गई है तो कोई इशू नहीं है। होपफुली आप बर्दाश्त करेंगे इसको। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।